बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। अजीज़ तलबा, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक करने वाले जितने भी तलबा व तलबात हैं, उनके थर्ड सेमेस्टर के अंदर फंक्शनल इंग्लिश का एक कोर्स ऑफर किया जाता है जिसका कोर्स कोड 221 है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने इन तमाम तलबा व तलबात की आसानी के लिए इनकी जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसका मुकम्मल सोल्यूशन विद डिस्कशन यहाँ पे शामिल किया है। इस पूरी असाइनमेंट की एक मैं ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप न सिर्फ ये असाइनमेंट लिखने के काबिल हो जाएं बल्कि इसमें जो बेसिक क्रिएटिव इंग्लिश ग्रामर की चीज़ें शामिल की गई हैं वो भी आपको समझ आ सकें। तो अजीज़ तलबा, इससे पहले आपके मैट्रिक के अंदर इंग्लिश कंपल्सरी का कोर्स है, मैथमेटिक्स है, इस्लामियात है और एफए के अंदर जो इंग्लिश के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और जनरल साइंस के, उन तमाम की वीडियो लेक्चर मैं पहले बना चुका हूँ उन तमाम असाइनमेंट्स के। तो अगर आपको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इंग्लिश कंपल्सरी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इस्लामियात की तमाम वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं। आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करके जाके अपनी रिक्वायर्ड जो भी असाइनमेंट है या लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपकी ये जो कोर्स कोड 221 की असाइनमेंट नंबर 2 है, ये आपकी बुक के चैप्टर नंबर 4 से लेकर 6 तक ये 3 चैप्टर्स में से बनाई गई है। तो यूनिट नंबर 4 से रेलेवेंट एक क्वेश्चन है कि इन यूनिट 4 यू हैव रेड द कन्वर्सेशन बिटवीन द पुलिस इंस्पेक्टर एंड जुनेद। हाउ डिड जुनेद डिस्क्राइब द रॉबर फिजिकल फीचर, अपीयरेंस और वे ऑफ ड्रेसिंग? फॉर एग्जांपल, ही हैड लॉन्ग हेयर टाइड एट द बैक। इस यूनिट नंबर 4 के अंदर बेसिकली आपको बताया गया है कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए आप क्या अंदाज अख्तियार करते हैं। यहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर और जुनेद, एक बंदा है जिसने एक डाकू को भागते हुए देखा है, कुछ डाकुओं को। तो पुलिस इंस्पेक्टर और जुनेद के दरमियान में एक डायलॉग है जिसमें जुनेद उन डाकुओं का पूरा एक कम्प्लेक्शन और उनकी डिटेल उसको बता रहा है। तो जब भी आप किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं तो आप कौन कौन सी चीजें बता रहे होते हैं, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस को किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है, तो याद रखिएगा उसमें चंद एक मोटी मोटी चीजें हैं वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। जब भी आप किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं तो आप उसमें उसकी हाइट बताते हैं कि उसका कद कितना था, उसका आई कलर कैसा था, उसकी हेयर का कलर कैसा था, ठीक है ना। इसके अलावा उसका जो फेस है वो कैसा था, गोल था, लंबूतरा था, किस तरह का था। उसके अलावा उसकी ड्रेसिंग क्या थी, उसने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसके पास कोई हथियार, वेपन वगैरह था या नहीं था। और ये सारी डिटेल्स जो आप डिस्कस करते हैं ये किसी भी अपीयरेंस को डिस्क्राइब करने के अंदर आती हैं। तो इसका देख लें कि अब जुनेद उस पर्सन को, उन डाकुओं को किस तरह डिस्क्राइब कर रहा है। वो कहता है कि ही वॉज क्वाइट टाल, वो डाकू जिसको मैंने देखा वो बहुत ही लंबे कद का था। ही वॉज ओवर 6 फीट, उसका जो कद था वो तकरीबन 6 फुट से ज्यादा था। ही हैड लाइट ब्राउन हेयर, उसके बाल हल्के भूरे रंग के थे। ही हैड डार्क ब्लैक बट स्मार्ट आई, उसकी छोटी छोटी लेकिन स्याह रंग की आंखें थी। ही वॉज वियरिंग ट्राउजर्स एंड अ ब्लू कलर्ड हाफ स्लीव शर्ट, उसने ट्राउजर्स पहने हुए थे और नीले रंग का एक आधे आस्तीनों तक की शर्ट उसने पहनी हुई थी। ही वॉज वेल ड्रेस्ड, वो बड़े अच्छे कपड़ों में मलबूस था। ही वॉज लुकिंग यंग, वो नौजवान नजर आ रहा था। द सेकेंड रॉबर हैड एन एवरेज हाइट, अब वो बता रहा है कि उसके साथ जो उसका दूसरा डाकू था, दूसरा साथी था, उसका कद तकरीबन दरमियाना था। He didn't have a face mask, उसने कोई फेस मास्क नहीं पहना हुआ था। The third robber seemed to be the youngest among the two, अच्छा उनका जो तीसरा साथी था वो इन पहले दोनों के मुकाबले में और ज्यादा कम उम्र का था। He had trimmed black hair and black moustaches, उसके तराशे हुए काले बाल थे और उसकी मूछें भी स्याह थी। माउस्टेचेस का मतलब होता है मूछें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन के वर्ड हैं जो कि यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस ऐड किए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बन सकते हैं, आप खुद भी कोशिश करें और इस तरह की चंद एक सेंटेंसेस आप उसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं। लेकिन 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, उसमें अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इन यूनिट 4 रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एंड डिस्क्राइब द फॉलोइंग। ये मैं भी आपको बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन 2 भी यूनिट 4 से रेलेवेंट है कि किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या क्या तरीकाकार अख्तियार करते हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब आपको नीचे ये 4 पर्सनैलिटीज दी गई है
और आपको कहा गया है कि इन चारों शख्सियात को आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे। योर फादर अपने वालिद साहब को आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, ग्रैंड फादर अपने दादा या नाना को, योर फ्रेंड आप अपना दोस्त है तो दोस्त को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, योर स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है मियाँ बीवी, ठीक है ना, यानी अगर आप अपनी बीवी को डिस्क्राइब कर रहे हैं या एक औरत अपने मियाँ को डिस्क्राइब कर रही है तो वो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्राइबिंग योर फादर। आपने अपने फादर को डिस्क्राइब करना है तो आप क्या क्या लिखेंगे। माई फादर इज 45 ईयर्स ओल्ड, मेरे अब्बू जान 45 साल के हैं। ही इज स्लिम एंड स्मार्ट, वो बड़े ही तंदुरुस्त और स्मार्ट हैं, यानी बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, ठीक है ना। ही हैव ब्लैक हेयर, उनके बाल काले हैं। ही हैव स्ट्रेट हेयर स्टाइल, उनके बाल बिल्कुल सीधे हैं। हिज हाइट इज 6 फीट, उनका कद तकरीबन 6 फुट है। हिज फेस इज राउंड, उनका चेहरा गोल है। ही हैव लॉन्ग बियर्ड, उन्होंने लंबी, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, उन्होंने लंबी दाढ़ी रखी हुई है। ही हैव शॉर्ट माउस्टेचेस, माउस्टेचेस का मानी होता है मूछें, उनकी मूछें छोटी छोटी हैं। हिज कम्प्लेक्शन इज फेयर, उनका रंग सफेद है। ही ऑलवेज रिमेन्स वेल ड्रेस्ड, और वो हमेशा साफ सुथरे कपड़ों में रहते हैं। अब ग्रैंडफादर को डिस्क्राइब कैसे करेंगे। माई ग्रैंडफादर इज 65 ईयर्स ओल्ड, उनकी एज बताएं कि मेरे जो दादा अबू हैं उनकी उम्र 65 साल है। ही इज स्लिम एंड स्मार्ट, वो बहुत ही चुस्त और तंदुरुस्त हैं। ही हैव वाइट हेयर, उनके बाल सफेद हैं। ही हैव स्ट्रेट हेयर स्टाइल, उनके बाल बिल्कुल सीधे हैं। हिज हाइट इज 6 फीट, उनका कद तकरीबन 6 फुट है। हिज फेस इज राउंड, उनका चेहरा गोल है। ही हैव लॉन्ग बियर्ड, उन्होंने लंबी दाढ़ी रखी हुई है। ही हैव शॉर्ट माउस्टेचेस, उनकी छोटी छोटी मूछें हैं। हिज कम्प्लेक्शन इज डार्क, उनका रंग थोड़ा सा स्याह है। ही ऑलवेज रिमेन्स वेल ड्रेस्ड, वो हमेशा अच्छे कपड़ों में रहते हैं। तो अब आपने पर्सनैलिटी को देख के उसके मुताबिक जो है ना ये छोटे छोटे सेंटेंस बना के लिखने हैं। और आप देख रहे हैं कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, 3-4 स्टैंडर्ड सेंटेंसेस हैं जो कि हर पर्सनैलिटी के अंदर तकरीबन रिपीट होते हैं। जैसे ही इज स्लिम एंड स्मार्ट, तो ये आप फ्रेंड है, फादर है, ग्रैंडफादर है, ये आप सेंटेंस सब के अंदर लिख सकते हैं। इसी तरह हिज हाइट इज 6 फीट, तकरीबन कद 6 फुट के करीब ही होता है, ठीक है ना, ये भी हर पर्सनैलिटी के अंदर लिखा जा सकता है। हिज कम्प्लेक्शन इज डार्क, यहाँ पे डार्क लिख लें या फेयर लिख लें, ठीक है ना, तो ये भी तकरीबन हर पर्सनैलिटी में आप ऐड करेंगे। और ही ऑलवेज रिमेन्स वेल ड्रेस्ड, ये भी एक ऐसा कॉमन सेंटेंस है जो हर पर्सनैलिटी के अंदर ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे सेंटेंसेस सिलेक्ट किए हैं पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कि तकरीबन ये स्टैंडर्ड 10 सेंटेंस आप याद कर लें तो कोई भी पर्सनैलिटी आपके सामने आ जाए ना तो उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं जी। अब अपने फ्रेंड को अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो लिखिए माई फ्रेंड एली इज 21 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, जब भी आपने अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है तो उसमें फ्रेंड का नाम भी मेंशन किया जाता है, खाली माई फ्रेंड नहीं लिखना। माई फ्रेंड एली इज 21 ईयर्स ओल्ड, मेरा दोस्त एली है जो जिसकी उम्र 21 साल है। ही इज स्लिम एंड स्मार्ट, देखिए फिर वो रिपीट हो गया। ही हैव ब्लैक हेयर, उसके काले बाल हैं। ही हैव ब्राउन हेयर स्टाइल, ठीक है ना, उसने भूरे रंग के बालों का हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। हिज हाइट इज 6 फीट, हिज फेस इज ब्रॉड, उसका चेहरा चौड़ा सा है। ही हैव कुशादा है। ही हैव नो बियर्ड, उसने दाढ़ी नहीं रखी हुई। ही हैव शॉर्ट माउस्टेचेस, उसकी छोटी छोटी मूछें हैं। हिज कम्प्लेक्शन इज फेयर। ही ऑलवेज रिमेन्स वेल ड्रेस्ड। आगे है डिस्क्राइबिंग योर स्पाउस, अपनी बीवी को अगर एक मर्द डिस्क्राइब कर रहा है तो वो उसको किस तरह बयान करेगा। माई वाइफ आलिया इज 36 ईयर्स ओल्ड, मेरी बीवी आलिया 36 साल की है। शी इज स्लिम एंड स्मार्ट, वो बिल्कुल स्मार्ट है और तंदुरुस्त है। शी हैव ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर, उसके बाल स्याह और लंबे हैं, ठीक है जी। शी हैव करली हेयर स्टाइल, उसके बालों का जो हेयर स्टाइल है वो करली है। करली होता है घुंघराले, उसके घुंघराले बालों का स्टाइल है। हर हाइट इज 5.2 इंचेस, उसका कद जो है वो 5.2 इंच है। हर फेस इज ओवल, उसका चेहरा जो है वो बेजवी है, अंडे की तरह है। शी इज फ्रेंडली एंड पोलाइट, वो बड़ी ही दोस्ताना और नरम तबीयत की मालिक है। शी हैव ब्राउन आई, उसकी आंखें भूरी हैं। और कम्प्लेक्शन इज फेयर, उसका रंग सफ़ेद है। शी ऑलवेज रिमेन्स वेल ड्रेस्ड। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशन से और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिलते रहे। मैं आपसे फिर
आपको ये नसीहत करूँगा, एडवाइस करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना सिर्फ इन असाइनमेंट को ना सिर्फ लिखें बल्कि इनको थोड़ा सा समझे भी सही, क्योंकि आपका जो ओपन यूनिवर्सिटी के फाइनल पेपर्स होते हैं उन पेपर्स के अंदर इन असाइनमेंट्स में से काफ़ी क्वेश्चन हैं जो कि आते हैं। तो जब आपने थोड़ा सा समझा होगा, तो क्योंकि ये क्रिएटिव इंग्लिश है, आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना होता है, तो आपको समझने के बाद लिखने में बड़ी आसानी होगी। क्वेश्चन 3 है, राइट द मिसिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं और आगे आपको कहा गया है कि आप इनकी मदद से ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करें। तो सबसे पहले आप इन वर्ड्स के मीनिंग थोड़े से ज़हन में रख लें। जब आपको इन अल्फाज के मानी, इन वर्ड्स की मीनिंग आते होंगे तो फिर इनको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड है ओवल। ओवल का मतलब होता है बेसबी, यानी अंडे की तरह की जो शेप होती है ना, उसको आप ओवल कहते हैं। अलमैनिक, अलमैनिक का मतलब होता है जंतरी, यानी कोई भी एक ऐसा छोटा सा इंसाइक्लोपीडिया जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की डेट्स लिखी होती हैं, उसके अंदर कैलेंडर होता है, उसके अंदर पूरे साल के अंदर होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, अहम वाक़यात होते हैं, उन सब का जिक्र मौजूद होता है, उसको आप अलमैनिक कहते हैं। फेयर का मतलब आपको पता है, सफ़ेद, साफ सुथरा, ठीक है ना। फेयर का एक मतलब मेला भी होता है। और आगे ब्लंडी, ब्लंडी का मतलब होता है सुनहरे बाल, जो सुनहरे बाल होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज करते हैं। कार्ड, कार्ड आपको पता है ये एक सिंपल सा वर्ड है, इसको आप कार्ड, प्ले कार्ड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिखने के लिए, यादाश्त लिखने के लिए, कोई भी चीज़ जो है। कैटलॉग आपको पता है फहरिस्त होती है। कैटलॉग यानी कि आप अगर मुख्तलिफ चीज़ों की एक मिनी लिस्ट जो बना के रखते हैं ना, उसको आप कैटलॉग कहते हैं। लाइब्रेरी के अंदर आप जाएं तो तमाम बुक्स की जो फहरिस्तें पड़ी होती हैं उनको कैटलॉग कहते हैं। कॉल नंबर, जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के नंबर लिख के रख लेते हैं अपने लिए। फिक्शन, फिक्शन अफसाने को कहते हैं, यानी ऐसी कहानी जो कि एक तराशी गई हो, दिमाग से, तखय्युल से निकाली गई हो। एक्स्ट्रावागेंट का मतलब होता है फजूल खर्च। और रेफरेंस सेक्शन का मतलब ये होता है कि हवाला मुदरजात, कोई ऐसी जगह जहाँ से आपको मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले मिल जाएं। जी, तो अब ये मैंने आपकी आसानी के लिए सारी ब्लैंक्स को फिल कर दिया है, लेकिन आप थोड़े से वर्ड्स की मीनिंग याद रखें ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। प्लीज, नंबर 1 है, प्लीज पुट दीज डेकोरेशन पीसेस ऑन दैट कार्ड। नंबर 2, सना हैज गॉट ब्लोंडी हेयर। नंबर 3, यानी सना के बाल जो है ना वो सुनहरे रंग के हैं। समवन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी कैन बी कॉल्ड एज एन एक्स्ट्रावागेंट। वो बंदा जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, हम वो कह सकते हैं कि वो एक्स्ट्रावागेंट, फजूल खर्च है। अलमानिक और मिनी इंसाइक्लोपीडिया, अलमानिक जो है, जंतरी जो है, ये एक छोटा सा इंसाइक्लोपीडिया होता है। फिक्शन इज द लिटरेचर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। अफसाना लिटरेचर का वो हिस्सा है जहां पे तखय्युल की दुनिया की चीजें शामिल होती हैं। द कार्ड फॉर अ नॉन फिक्शन बुक विल हैव अ कॉल नंबर। नेक्स्ट है जी, रेफरेंस सेक्शन कंटेन्स द मोस्ट यूज्ड बुक्स। रेफरेंस सेक्शन के अंदर वो तमाम किताबें शामिल होती हैं हवाला मुदरजात के अंदर जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। कैटलॉग कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ बुक बाई टाइटल, सब्जेक्ट एंड ऑथर। फहरिस्त जो है ये मुख्तलिफ किताबों की वो एक लिस्ट होती है जिसके अंदर हर एक किताब का उन्वान, उसका मज़मून और उसके मुसन्निफ का नाम लिखा होता है। अब देखिए यहाँ पे ना आपने इसको लिस्ट का वर्ड आ रहा है, लिस्ट के वर्ड से आपने निशानी याद रखनी है कि यहाँ पे हम कैटलॉग का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। सारा है फेयर कम्प्लेक्शन, सारा का रंग सफेद है। एली हैव एन ओवल फेस, एली का चेहरा जो है वो बेज़बी शक्ल का है। ये आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इन यूनिट 5 यू रेड द डायलॉग बिटवीन फनम एंड द लाइब्रेरियन, कीपिंग दैट इन माइंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपके यूनिट नंबर 5 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग आपके साथ शेयर किए गए हैं, जिनमें एक डायलॉग, एक बच्ची है सनम, उसका, और एक लाइब्रेरियन है उसका है। सनम एक लाइब्रेरी में जाती है, वहाँ पे जाके वो कुछ बुक्स है वो इशू करवाना चाहती है, लेकिन उसका अभी तक लाइब्रेरी कार्ड भी नहीं बना हुआ और लाइब्रेरी के अंदर कुछ सिक्योरिटी फीस जमा करवानी पड़ती है, वो फीस भी अभी तक उसने जमा नहीं करवाई। तो अब सनम और लाइब्रेरियन के दरमियान में जो गुफ्तगू होती है, जो डायलॉग होता है, उससे रेलेवेंट ये 3 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। पूरे छोटा सा डायलॉग है, इसकी समरी मैंने आपके सामने रख दी है। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट डिड द लाइब्रेरियन टेल फनम टू डू। लाइब्रेरियन फनम से क्या करने को कहता है जी। तो द लाइब्रेरियन टोल्ड फनम टू फिल अ मेंबरशिप फॉर्म एंड डिपॉजिट 300 रुपीज एज एनुअल फी। लाइब्रेरियन ने फनम से कहा
फनम को उसने एक मेंबरशिप फॉर्म दिया कि आप ये फॉर्म फिल करें और 300 रुपया जो है ना सालाना फीस है वो जमा करवाए। क्वेश्चन 2 है जी, व्हाट बुक्स डज फनम वांट, फनम किस किस्म की किताबें खरीदना चाहती है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन और आंसर वाला कोई भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो जिस टेंस के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपने हमेशा आंसर को उसी टेंस में देना होता है। अब आप अगर क्वेश्चन 1 पे गौर करें तो इसमें है व्हाट डिड द लाइब्रेरियन, तो यहाँ पे डिड का वर्ड यूज हो रहा है और आपको पता है कि डिड जो है ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज किया जाता है, यानी यहाँ पे ज़माना माजी की पास्ट इंडेफिनिट की टेंस की बात हो रही है। तो जब आप आंसर देंगे तो आंसर में भी आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ना उसी को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोल्ड लगाएंगे, टोल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात पूछी जा रही है कि डव हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं कि व्हाट बुक्स डव फनम वांट, फनम किस किस किस्म की किताबें चाहती है, वो कौन किस्म की किस किस्म की किताबें पढ़ना चाहती है। तो अब जब आप इसका आंसर देंगे तो आंसर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर देंगे। फनम वांट्स बुक्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, फनम जो है ना वो अंग्रेजी का जो अदब है और अंग्रेजी जुबान के मुतालिक कुछ किताबें हैं जो कि वो पढ़ना चाहती है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट डिड द लाइब्रेरियन आस्क फनम टू गिव। ये देखिए ये फिर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपसे पूछा गया है। तो ये जानबूझ के घुमा फिरा के पेपर में इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि पता चले कि बच्चे को बेसिक ग्रामर आती है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर डेली लाइफ की सेंटेंसेस में उनका इस्तेमाल करना आता है या नहीं आता। लिहाजा ये आप हमेशा याद रखें कि अगर तो जुमले के अंदर डिड आ जाए तो इसका मतलब है अब हमने आंसर भी पास्ट इंडेफिनिट में देना है। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में है जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में डव लगा हुआ था तो उसका जब आंसर देंगे तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो ये है कि जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के आखिर में एफ या ई एफ लगाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही, शी, इट या कोई भी नाम आ जाए, सनम, अली, अकरम, शाफिया, मदर, फादर, ये जितने भी वर्ड्स आते हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं, ठीक है ना। यानी ही, शी, इट या कोई भी नाम आ जाए, सिंगुलर नाम आ जाए तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आपने एफ या ई एफ लगाना है। तो नॉर्मली आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर आखिरी लेटर आपके पास ओ, एक्स, सी एच, एफ एच, सिंगल एफ या डबल एफ, ये 6 लेटर अपने पास नोट कर लें। अगर इनमें से कोई भी लेटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आ जाए तो फिर आपने ई एफ लगाना है, अदरवाइज आपने सिंपली एफ लगाना है। यानी ये 6 लेटर मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं, ओ, एक्स, सी एच, एफ एच, सिंगल एफ और डबल एफ। इनमें से अगर कोई भी लेटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आ जाए तो फिर आप ई एफ लगाएंगे, अदरवाइज खाली एफ लगाएंगे। जैसे वांट के आखिर में टी आता है ना तो इसके आखिर में आप सिर्फ एफ लगाएंगे। जी, तो थर्ड क्वेश्चन है, द लाइब्रेरियन आस्क्ड फनम टू गिव हिम हर आइडेंटिटी कार्ड, लाइब्रेरियन ने फनम से कहा कि वो उसे अपना शनाख्ती कार्ड दे दे टिल द प्रोसेसिंग ऑफ हर फी एंड लाइब्रेरी कार्ड, यानी जिस वक्त तक उसकी फीस जमा हो जाती है और उसका लाइब्रेरी कार्ड तैयार हो जाता है इतनी देर वो अपना शनाख्ती कार्ड दे दे और फिर जाके लाइब्रेरी की बुक्स को देख ले। आगे क्वेश्चन 5 है, ओपन योर डिक्शनरी, रीड द रेलेवेंट डिक्शनरी पेजेस एंड फाइंड आउट। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि आप अपनी डिक्शनरी खोलें इंग्लिश की और उसके अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग देखें। तो आप तलबा आपको ना इंग्लिश की डिक्शनरी देखने का तरीकाकार आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप डिक्शनरी देखते हैं तो उसके अंदर तमाम वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे अरेंज करके रखा जाता है। तो कोई भी वर्ड जब आप डिक्शनरी के अंदर पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, मुख्तलिफ वर्ड्स हैं उनकी आपको मीनिंग्स मिलते हैं, सिनोनिम्स का पता चलता है, यानी एक जैसे अल्फाज का। बाज़ वर्ड्स होते हैं जिनके एंटोनिम्स भी लिखे होते हैं, एंटोनिम मतलब उसका मुतफ़ाद वर्ड। फिर आपको ये पता चलता है कि जो भी वर्ड गिवन है ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या है, ये नाउन है, ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, ठीक है ना, एडवर्ब है। तो वो डिटेल भी आपको पता चल जाती है। फिर उस इंग्लिश को, उस सेंटेंस को ग्रामर से फिर डेली लाइफ के अंदर किस तरह यूज किया जाता है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको वहां से मिलती है। तो इसलिए ये एक आर्ट है
आपको ये बेसिकली हर बच्चे को इंग्लिश की जो डिक्शनरी है वो एक छोटी सी डिक्शनरी आपके घर में होनी चाहिए, और डिक्शनरी के अंदर फिर वर्ड्स को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब पहला यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है मीनिंग ऑफ फोलर। फोलर का आपने मानी बताना है। तो पहले तो जैसे ही आप डिक्शनरी के अंदर देखते हैं तो इसके साथ लिखा होता है कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। एडजेक्टिव इसमें फिफ्थ होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की किसी खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई को डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है। तो ये फोलर जो है ये एक एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग क्या है, रिलेटिंग टू और डिटरमिन्ड बाय द सन। कोई भी ऐसी चीज जिसका ताल्लुक सूरज के साथ है, सन के साथ है, उसके लिए फोलर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फोलर रेडिएशन, ठीक है जी, शमसी लहरें, रिलेटिंग टू और डिनोटिंग एनर्जी डिराइव फ्रॉम द सन रेज। या ये लफ्ज इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें वो तवानाई जो कि हमें सूरज से मिलती है, सूरज की शॉ से मिलती है, उससे मुतल्लिक़ अगर कोई भी चीज़ है उसका जिक्र किया जाए तो वहाँ पे भी फोलर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे फोलर हीटिंग। सेकंड वर्ड है, सेकंड आपसे पूछा गया है कि एट लीस्ट 2 कंपाउंड नाउन ऑफ द वर्ड टेबल। वर्ड टेबल के आप 2 कंपाउंड नाउन लिखें। कंपाउंड नाउन जो है ना, ये 2 नाउन का एक कलेक्शन होता है, ठीक है जी। यानी 2 नाउन जो मिल के कोई एक मानी पैदा करे उसको आप कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे टेबल टेनिस, अब टेबल के साथ जब टेनिस मिल गया तो ये एक गेम बन गई, टेबल टेनिस। टेबल टॉक, टेबल के साथ जब टॉक का वर्ड मिलेगा तो ये एक बन जाएगा कि चंद लोग जब एक जगह पे बैठ के कोई गुफ्तगू करते हैं तो उसको टेबल टॉक कहते हैं। फिर है जी फाइंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एपिटोप विच वर्ड डज इट राइम विद। तो एक तो इस वर्ड की आपने प्रोनाउंसिएशन करनी है कि ये वर्ड है क्या। इसको हम एपिटोम पढ़ते हैं, एपिटोम। यानी ये इंग्लिश ग्रामर में ना 2 फेलेबल वर्ड है। फेलेबल बेसिकली ये चीज होती है कि कोई भी वर्ड जो आपको गिवन है उसको आप कितने हिस्सों में पढ़ते हुए ब्रेकअप करके पढ़ सकते हैं, इसको हम फेलेबल कहते हैं। तो एपिटोम को जब पढ़ते हैं तो आप इसके 2 हिस्से पढ़ते हैं, एपिटोम। तो इसका मतलब है ये 2 फेलेबल वर्ड है, और इसके राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं, एनाटोमी और ऑटोटोमी। आगे आपके पास है जी द फिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल। आपसे पूछा गया है कि वर्ड ब्यूटीफुल का आप डिक्शनरी के अंदर से फिनोनिम बताएं। फिनोनिम का मतलब होता है हम मानी, मुतरादिफ। तो ब्यूटीफुल के जो मुतरादिफ या हम मानी अल्फाज हैं वो बहुत सारे हैं। प्रेटी, हैंडसम, गुड लुकिंग, इन सब का मानी होता है खूबसूरत। फिर आपसे पूछा गया है द नाउन ऑफ वर्ड ब्रेवरी। ब्रेवरी के लिए आप क्या नाउन यूज करेंगे। ब्रेवरी बेसिकली, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। तो इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं करेज और वेलर। इन दोनों का मतलब भी बहादुरी और जुर्रत होता है। लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ऑब्सोलीट। एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ऑब्सोलीट, इसका क्या मतलब है। तो एनीथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन जनरल यूज फॉलर इनटू डिसयूज। कोई भी ऐसी चीज जो कि आम इस्तेमाल में न रही हो उसके लिए ऑब्सोलीट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मुतरविक। ये चीज मुतरविक हो चुकी है, या मतरूक भी उसको पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 6 है मेक 2 सेंटेंसेस फॉर ईच होमोनिम्स गिवन बिलो टू डिफरेंशिएट देयर मीनिंग्स। जी, तो होमोनिम्स कौन से होते हैं, याद रखिएगा इंग्लिश ग्रामर के अंदर होमोनिम्स जो है ना वो वर्ड होते हैं जो पढ़ने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं और मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं तलबा, ये याद रखिएगा कि होमोनिम्स इंग्लिश ग्रामर के अंदर वो वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं और उनकी मीनिंग डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको नीचे कुछ होमोनिम्स दिए गए और कहा गया है कि आप इनकी सेंटेंसेस बनाएं ताकि इनका जो मानी है, मफहूम है, वो वाज़ेह हो जाए। तो अब एक वर्ड है बियर, BEAR, बियर। तो याद रखिएगा बियर के स्पेलिंग तो बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है ना, लेकिन इन पढ़ना भी इनको एक जैसे है। लेकिन बियर का जो लफ्ज़ है, सॉरी एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, होमोनिम की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर लें। मैंने आपको बताया कि होमोनिम वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, उनकी स्पेलिंग एक जैसे होते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। स्पेलिंग डिफरेंट नहीं होते बल्कि स्पेलिंग सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, सिर्फ उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो बियर जो है, बियर का याद रखिएगा, बियर BEAR, बियर का लफ्ज 2 मानों में इस्तेमाल किया जाता है। ये एज ए नाउन भी इस्तेमाल किया जाता है और एज ए वर्ब भी। जब बियर एज ए नाउन इस्तेमाल किया जाए तो उस वक्त इसका मतलब होता है शेर,
सॉरी रीच रीच भी होता है और इसके अलावा इसको बर्दाश्त भी होता है। और जब बियर एज ए वर्ब इस्तेमाल किया जाए तो फिर उसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है जी, बियर आई कुड नॉट बियर टू सी हर पनिश्ड, मैं उसे सजा मिलते हुए नहीं देख सकता, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि उसे सजा दी जा रही है। सेकंड देखिए, इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम शी हैड सीन अ बियर ट्रैक, ये पहली दफा नहीं था कि उसने एक रीच का जो रास्ता था वो उसने देखा। आगे आपके पास है जी बैंक। बैंक का लफ्ज भी दो मानों में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो बैंक है जिसमें आप पैसे जमा करवाते हैं, दूसरा बैंक का मतलब किनारा भी होता है, जैसे दरिया का किनारा। हर बैंक अकाउंट वाज रियरली ओवर 200, उसके बैंक अकाउंट में तकरीबन 200 रुपए पड़े हुए थे। सेकंड, माई सिस्टर वाज सिटिंग नियर द बैंक ऑफ अ रिवर, मेरी बहन एक दरिया के किनारे पे बैठी हुई थी। तो आप जब भी ये पेपर में आए तो आपको इनके वर्ड के मीनिंग याद होने चाहिए। जब आपको इनकी मीनिंग याद होंगे तो फिर इनको डिस्क्राइब करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे वर्ड है आपके पास फेल, FELL फेल। तो फेल दो मानों में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो बायोलॉजी के अंदर तमाम जो जानदार हैं उनकी जिस्म की जो बुनियादी साख्ती यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसको आप फेल कहते हैं। इसके अलावा फेल का लफ्ज़ ना जेल खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कोठड़ी के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो फेल, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स बिलियंस ऑफ सेल्स, इंसानी जिस्म में खरबों सेल पाए जाते हैं। और दूसरा, शी वाज पुट इन अ जेल सेल, वो जेल की एक कोठड़ी में डाल दी गई। आगे एक वर्ड है जी हेड। हेड का वर्ड भी कई मानों में इस्तेमाल किया जाता है। हेड का मतलब एक मानी तो सर होता है और इसका दूसरा मानी क्या होता है, सरबराह भी होता है। किसी इदारे का सरबराह या रहनुमा जो होता है उसके लिए भी हेड का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज अ कैप ऑन माई हेड, मेरे सर पर एक टोपी है। और दूसरा, ही इज द हेड ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे इदारे का, हमारी तंजीम का सरबराह है, लीडर है। बार्क, बार्क का लफ्ज भी कई मानों में इस्तेमाल किया जाता है। बार्क का एक मतलब होता है भौंकना, जैसे कुत्ते की आवाज़ है। और बार्क का एक मतलब ये भी होता है कि जब ये नाउन इस्तेमाल किया जाता है तो किसी भी दरख्त के तने के ऊपर जो बाहर की तरफ छाल लगी होती है उसको भी बार्क कहते हैं। किसी भी दरख्त के तने के बाहर, स्टेम के बाहर जो छाल लगी होती है उसको बार्क कहते हैं। तो जुमला आप बनाएंगे, आई हियर अ डॉग बार्किंग इन द वुड्स, मैंने एक कुत्ते को जंगल के अंदर भौंकते हुए सुना। और सेकंड बनाएंगे, द बार्क ऑफ दिस ट्री इज वेरी रफ, इस दरख्त की जो बैरूनी छाल है वो बहुत ही खुरदरी है। तो इस तरह के बहुत सारे जुमले हैं जो कि आप खुद भी बना सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने जस्ट एज ए सैंपल यहाँ पे ये शामिल किए हैं। आगे क्वेश्चन 7 देखिए, राइट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश एंड मेक सेंटेंसेस यू मे गेट हेल्प फ्रॉम द डिक्शनरी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी आपने इंग्लिश में मीनिंग लिखने और आगे उनके जुमले बनाने हैं। एक वर्ड है मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है किंग और एम्पायर, यानी बादशाह या शहनशाह के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। द टर्किश मोनार्किज डोमिनेटेड 3 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर 800 ईयर्स। तुर्की के जो बादशाह थे, शहनशाह थे, उन्होंने 800 साल तक 3 बड़े आज़मों पर हुकूमत की। स्टॉलवर्ट, स्टॉलवर्ट का मतलब होता है लॉयल हार्ड वर्किंग, यानी जो वफादार होता है और मेहनती होता है उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ही इज डिस्क्राइब्ड एज एन अंडर 5 स्टॉलवर्ट मैन विद फुल रोजी चीक्स। अब वो एक बंदे का डिस्क्रिप्शन है कि वो, उसका कद छोटा सा है, वो बहुत ही मेहनती और बिल्कुल गुलाब की तरह खिलते हुए रुखसारों का मालिक इंसान है। आइकन, आइकन का मतलब सिंबल होता है। यूज द माउस टू ड्रैग द आइकन टू अ न्यू पोजीशन, ठीक है ना। और आगे है जी एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है डेयरिंग एक्सपीरियंस, कोई मुहिम जू वाला या मुश्किल काम जो होता है उसके लिए एडवेंचर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। हर रीसेंट एडवेंचर विद इटली वर मेमोरेबल, उसके इटली के अंदर अभी मौजूदा जितनी भी उसकी मुहिमात थी वो सारी की सारी यादगार हैं। एक वर्ड है फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है डिफीटफुल नेचर, यानी बुग़्ज़ रखने वाला, दूसरों को मतलब डिफीटफुल नेचर, दूसरों को धोखा देने वाला इंसान जो है ना, उसके लिए फ्लाई का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। शी वाज फ्लाई, सेल्फिश एंड मैनिपुलेटिव, वो बहुत ही दूसरों को धोखा देने वाली, खुद गर्व और अपने मौका शनाफ खातून है। मैलिफ, मैलिफ का मतलब होता है बुग़्ज़, कीना। द डिज़ायर टू हार्म समवन, किसी के दिल में जो ये ख्वाहिश पाई जाती है कि बस मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाऊं, तो उर्दू में हम इसके लिए बुग़्ज़ और कीना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। शी रिक्वायर्ड इनवर्डली एट द मैलिफ इन हिज आइज। आगे है जी पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है नरम,
वेल मैनर्ड, माई फादर हैव पोलाइट पर्सनैलिटी, मेरे वालिद साहब बड़ी ही नरम तबीयत के मालिक हैं। मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। द मैग्निफिसेंट सीन ऑफ द वाटरफॉल इज प्लेजेंट, उफ, ये एक वाटरफॉल आबशार कहते हैं, जब किसी बुलंदी से पानी नीचे गिरता है तो उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। कहता है कि वाटरफॉल का आबशार में से पानी नीचे गिरता हुआ जो मंजर नजर आ रहा था वो बड़ा ही शानदार था। मिथ, फोक टेल, कोई भी जो लोक दास्तान होती है, लोक कहानी होती है, उसके लिए मिथ का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। आगे मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है डिजेक्टेड, यानी जो बहुत ज्यादा खस्ता हाली में होता है, बुरी हालत में होता है, उसके लिए ये वर्ड इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल किया जाता है। आगे आपकी यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है कि रीड यूनिट 6 ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग होमोफोन्स। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स वर्ड्स आपको दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि आप इनके वर्ड्स और मीनिंग्स जो है ना उनको आप डिस्क्राइब करें, ठीक है जी। अच्छा, पीछे हमने होमोनिम्स पढ़े थे, अब होमोफोन्स आ गए हैं। तो याद रखिएगा कि होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि जिनके प्रोनाउंसिएशन तो उनका तकरीबन एक जैसा होता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं और उनके जो मीनिंग्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे ये दो वर्ड्स हैं जी, आवर, HOUR, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, आवर, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। OUR आवर प्रोनाउन है जो कि वी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि HOUR आवर जो है ना इसका मतलब होता है घंटा। तो OUR को आप इस्तेमाल करेंगे, वी आर राइटिंग लेटर्स टू आवर कजन, हम अपने चचावाद भाई को खत लिख रहे हैं। और HOUR को आप इस्तेमाल करेंगे, ही हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से पढ़ रहा है। फिर एक वर्ड है जी फ्यू, फ्यू और फो, ये भी बिल्कुल मिलते जुलते वर्ड हैं। फ्यू, FEW, फ्यू का मतलब होता है सीना, सिलाई करना, और FOW, फो का मतलब होता है बोना, जमीन के अंदर बीज बोना। तो फ्यू को इस्तेमाल करेंगे, माई फादर इज फ्यूइंग माई क्लॉथ्स, मेरी वालदा मेरे कपड़े सी रही हैं। और फो को आप इस्तेमाल करेंगे, यू नेवर फोर्ड एनी वाइल्ड ओट्स इन फील्ड, डैम इट, यानी बड़े अफसोस की बात है कि तुमने खेत के अंदर जौ के कोई बीज नहीं बोए। आगे एक वर्ड है जी अलाउड, अलाउड और अलाउड, अलाउड का मतलब होता है बुलंद आवाज और अलाउड का मतलब होता है ALLOWED, इसका मतलब होता है इजाजत देना। तो अलाउड को आप यूज करेंगे, शी रेड द वर्ड्स अलाउड एंड ही स्नॉर्टेड, और अलाउड ही वाज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। फिर वर्ड है जी पीस, पीस 2 किस्म का होता है, एक PEACE और एक PIECE। तो जो PEACE पीस होता है इसका मतलब होता है अमन, सुकून, और PIECE का मतलब होता है टुकड़ा। तो पीस को आप इस्तेमाल करेंगे जी, लीव मी इन पीस, हिज बुक सीम टू से, हिज लोग सीम टू से, यानी उस शख्स के देखने से यही लगता है कि वो कह रहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर, मैं थोड़ी देर सुकून में रहना चाहता हूँ। और PIECE को आप यूज करेंगे, ही गेव मी अ पीस ऑफ पेपर, उसने मुझे कागज का एक टुकड़ा दिया। डाई 2 वर्ड्स हैं, एक डाई DIE होता है और एक DYE होता है। DIE डाई का मतलब होता है मरना, जबकि DYE डाई का मतलब होता है रंग या पेंट। तो माई यंगर सिस्टर डाइड ड्यू टू मलेरिया, मेरी छोटी बहन मलेरिया की वजह से मर गई। और DYE को आप यूज करेंगे, डाइज आर यूज टू कलर क्लॉथ्स, कपड़ों को रंगने के लिए डाइज इस्तेमाल की जाती है। तो अजीज तलबा, मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको अपनी इस पूरी असाइनमेंट को हल करने में इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को आगे शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।